स्टूडेंट्स, एसपीपी गवर्नमेंट कॉलेज डूंगरपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीए थर्ड ईयर हिस्ट्री में जो आपका वेस्टर्न वर्ल्ड वाला पेपर है उसके एक टॉपिक निरंकुश राजतंत्रों का उदय के एक पॉइंट निरंकुश राजतंत्रों के उदय के कारणों के बारे में बात करेंगे। तो निरंकुश राजतंत्र के उदय के कई कारण रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्यापारी वर्ग की भूमिका के बारे में। तो जो व्यापारी वर्ग था उसने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई निरंकुश राजतंत्रों के उदय में। व्यापारी जो थे वो चाहते थे कि उनकी व्यापारिक मंडियों का प्रसार हो, उनके व्यापारिक संबंधों का विस्तार हो। इसलिए वो चाहते थे कि उनके राज्य में एक अच्छी कानून व व्यवस्था हो, ताकि उन्हें सामंत वर्ग को जगह जगह शुल्क नहीं चुकाना पड़े, उनकी व्यवस्था का शिकार नहीं होना पड़े और उनके राज्य में केवल एक केंद्रीकृत सरकार हो जो उनके व्यापार वाणिज्य के लिए सुविधाएं प्रदान करे। राजाओं ने भी अपना राजस्व बढ़ाने के लिए व्यापारी वर्ग का समर्थन किया, क्योंकि इनसे राजाओं को बहुत ज़्यादा धन की प्राप्ति होती थी, जिससे राजा अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा सकते थे और आसानी से अपनी स्थायी सेना की मदद से सामंतों का दमन करके अपनी केंद्रीय सत्ता को मजबूत कर सकते थे। तो दोनों के ही अपने अपने हित थे, राजा के भी अपने हित थे, व्यापारी वर्ग के भी अपने हित थे, जिसकी वजह से दोनों में ही अच्छे संबंध स्थापित हो गए थे। राजा व्यापारियों को सब तरह की सुरक्षाएं व सुविधाएं देते थे, उनके कारखानों के लिए भूमि अनुदान भी देते थे, ताकि राज्य को विकसित व्यापार वाणिज्य से लाभ हो। दूसरा कारण हम पढ़ते हैं धर्म युद्धों की भूमिका, धर्म युद्धों का योगदान, यानी धर्म युद्धों का क्या योगदान रहा इस क्षेत्र में। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं धर्म युद्धों के बारे में। काफ़ी समय तक चले इन धर्म युद्धों की वजह से बहुत सारे सामंत अपनी सेना के साथ मारे गए थे, कुछ दूसरी जगह जाकर बस गए थे। तो अब सामंती व्यवस्था का ह्रास हो गया था, सामंतों की शक्ति काफ़ी कम हो गई थी, तो राजा के लिए बड़ा आसान हो गया था इनका दमन करना। इसके अलावा अब यूरोप के देशों को पूर्वी देशों की शासन प्रणाली की जानकारी भी इन धर्म युद्धों के परिणाम स्वरूप मिल गई थी, क्योंकि ये पूर्वी देशों से संपर्क में रहे थे उस धर्म युद्धों के दौरान, और उन्होंने देखा कि पूर्वी देशों में लंबे समय से वहाँ निरंकुश शासन व्यवस्था अच्छे से काम करती आ रही थी, सफलता से यह व्यवस्था वहाँ पर कायम थी। तो यूरोपीय राजाओं ने भी इस व्यवस्था को अपनाने की बात सोच ली थी। तीसरा कारण चर्च का सहयोग, यानी चर्च के जो पादरी थे वो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे, और इसके लिए उन्हें राजा के सहयोग संरक्षण की आवश्यकता थी। तो चर्च ने भी राजा की सत्ता का समर्थन किया। धर्म सुधार आंदोलन, यानी धर्म सुधारकों ने
राजाओं को पोप की सत्ता से मुक्त होकर राष्ट्रीय चर्च की स्थापना करने की सलाह दी थी। राजाओं ने उनकी सलाह पर अमल भी किया और धार्मिक और गैर धार्मिक दोनों क्षेत्रों में अपनी सर्वोच्चता कायम की। राजाओं ने चर्च की भूमि और संपत्ति को भी जब्त कर लिया और ये जो संपत्ति राजाओं ने हासिल की, इसकी वजह से अपनी राजनीतिक सत्ता को भी दृढ़ बनाया। तो धर्म सुधार आंदोलन का भी प्रभाव पड़ा राजा की सत्ता बढ़ाने में, शक्ति बढ़ाने में। राष्ट्रीय भावना, निरंकुश राजतंत्र के उदय का एक कारण है राष्ट्रीय भावना। यानी जब वाणिज्यवाद की नीति आ गई, नई नई भौगोलिक खोजें हुई, औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा हो गई देशों के बीच में, अपने अपने उपनिवेशों की संख्या बढ़ाने की प्रतिस्पर्धा हो गई थी, देशज भाषाओं का विकास हो गया था, तो इन सब कारणों से राष्ट्रीय भावना का भी लोगों में विकास हुआ। अब सब देशों के लोग अपने अपने देश की समृद्धि के बारे में सोचने लग गए थे। पहले लोगों के दिमाग पे धर्म की इतनी ज़्यादा प्रधानता रहती थी कि उन्हें अपने देश के बारे में, समृद्धि के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिलता था। सामंती तंत्र इतना छाया हुआ था कि लोग अपने राष्ट्र के बारे में तो सोच ही नहीं पाते थे। लेकिन अब लोगों के लिए धर्म और सामंतों की बजाय अपना देश महत्वपूर्ण हो गया था। तो ये तो बढ़ती हुई राष्ट्रीय भावना थी लोगों के मन में। इसने राजतंत्र को सशक्त बनाया, क्योंकि राष्ट्र के हित के लिए ज़रूरी था, राष्ट्र को सुरक्षित रखने के लिए ज़रूरी था कि जो केंद्रीय शासन था उसकी सत्ता दृढ़ हो। अब अगला कारण पढ़ते हैं हम, निरंकुश राजतंत्र के उदय का दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत। इस सिद्धांत को मानने वाले लोगों का कहना था कि राजा जो है उसको ईश्वर ने भेजा है पृथ्वी पर अपने प्रतिनिधि के रूप में। तो जो प्रजा है उसको ईश्वर के प्रतिनिधि राजा के विरोध का कोई अधिकार नहीं है। तो एक तरह से इस दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत ने भी निरंकुश राजसत्ता को विकसित किया। बहुत सारे लोगों का मानना था कि पोप की तरह राजाओं को भी ईश्वर ने प्रजा पर शासन करने का अधिकार दिया है। पुनर्जागरणकालीन लेखकों की भूमिका, ये भी एक कारण रहा निरंकुश राजतंत्र के उदय का। बहुत से ऐसे पुनर्जागरण काल के और बाद के लेखक थे जिन्होंने अपनी रचनाओं में इस तरह की बातें लिखी जिससे निरंकुश राजतंत्र के विकास में मदद मिली। जैसे दांते की रचना थी दे मोनार्किया। इसमें दांते ने प्रतिपादित किया था कि शांति व व्यवस्था की स्थापना केवल राज्य के द्वारा ही की जा सकती है और जितने भी गैर धार्मिक विषय हैं उनमें राज्य की शक्ति ही सबसे ऊपर होनी चाहिए। इसी तरह से मार्सिग्लियो ने भी डिफेंडर ऑफ पीस में कहा था कि राजा के द्वारा ही शांति व व्यवस्था की स्थापना की जा सकती है और इसके लिए उत्तरदायी राजा ही है। मैकियावली ने अपनी रचना द प्रिंस में राजा को एक निरंकुश व्यक्ति के रूप में चित्रित किया था और मैकियावली का मानना था कि अच्छे कार्यों के लिए राजा को निर्दयता बरतने में भी, छल कपट का सहारा लेने से भी परहेज नहीं करना चाहिए।
होब्स ने अपनी रचना लेवियाथन में राज्य की सार्वभौमिकता, उसके सर्वोपरि नियंत्रण और उसके अधिकारों का समर्थन किया था। तो ये जो लेखक थे, पुनर्जागरण कालीन, पुनर्जागरण के बाद के लेखक, इनकी रचनाओं का लोगों के मन मस्तिष्क पर सामूहिक प्रभाव ये पड़ा कि लोगों में अब निरंकुश राजतंत्र के प्रति विश्वास की भावना जाग गई, निष्ठा की भावना जाग गई, और जो पोप व सामंतों का राजनीतिक नियंत्रण था उनसे उनका विश्वास उठ गया। तो इन सब कारणों की वजह से ही निरंकुश राजतंत्रों का उदय हुआ। जैसे इंग्लैंड में ट्यूडर वंश, फ्रांस में कपोत वंश, बुर्बो वंश, रूस में रोमनाव वंश, प्रसा में ओहेन-जोर्डन वंश आदि निरंकुश राजतंत्रों का अलग अलग देशों में उदय हुआ। इन सारे के सारे राजवंशों ने अपने अपने राज्यों में निरंकुश सत्ता की स्थापना की, जिनके बारे में हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।